हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज मैं आपसे बात करूंगा अपने एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। जो भी मेरी टोटल जर्नी रही है, जितने भी एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या मतलब कमियां रह गई थी जो मैं इम्प्रूव कर लेता तो शायद सिलेक्शन हो जाता, और वो कमियां जो भी हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है और आप क्या कर सकते हो। मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार एसएसबी दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे होते हैं वो सिलेक्शन के लिए बैठे होते हैं, वो रिजेक्शन के लिए नहीं बैठे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको ऐसा कैंडिडेट मिले जो सिलेक्ट हो। कहीं ना कहीं हम में ही कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम सेलेक्ट नहीं होते हैं। नहीं, सोचने वाली बात है ना कि इतने लोग जाते हैं वहां पे इंटरव्यू के लिए, 200-250 लोग जा रहे हैं एक पर्टिकुलर बैच में। 200-250 लोग जा रहे हैं, उनमें से रिकमेंड कितने हो रहे हैं? 1, 2, 4 इस तरीके से रिकमेंड हो रहे हैं। तो उनकी जो रिसोर्सेस हैं, आप वहां पर रहते हैं, ठहरते हैं और खाते पीते सब करते हैं, तो उनकी तो रिसोर्सेस बर्बाद हो रही है ना। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारी रिसोर्सेज बर्बाद हो? तो सीधी सी बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं, लेकिन वो हम में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और अगर उन कमियों पे हम काम करते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। मैं एक कैंडिडेट को जानता हूं जिसने मेरे साथ में 4-5 बार दिया है एसएसबी। उसका नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फिर वर्क किया उन चीज़ों पे, उसका सिलेक्शन हुआ है। एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कोई कोई बोलता है कि 1-2 एसएसबी दे के देख लो, होता है तो ठीक, वरना नहीं होगा, वो क्वालिटीज़ नहीं है आपके अंदर। नहीं है तो अलग बात है, बट उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप स्क्रीनिंग में अंदर हो रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि आप में कुछ है। समझ रहे हो आप? तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका स्क्रीनिंग निकला है तो आपको ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इस पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है, अपने हाथ में नहीं होता है। आप केवल क्या है कि अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में क्या आप अपने 5-6 साल जो भी है बर्बाद कर देंगे, तो वो गलत बात है। हालांकि आप साइड से इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी रिटन एग्जाम होता है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एफकेट का एग्जाम हो, ये एग्जाम्स कितने ईजी होते हैं। कोई थोड़ा सा भी अगर मेहनत करता है तो वो आराम से निकाल सकता है ना। तो उसको देखते हुए मैं कह रहा हूं कि इसको साइड से हम रख सकते हैं और अपनी जो मेन प्रिपरेशन है, मेन हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, उसको अलग रख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर पूरी तरीके से इसी को देखना है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, 3 या 4 बार देखना चाहिए। उसके बाद फिर इसको पूरी तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, उसके बाद एसएसबी का कॉल आया। बाकायदा उसमें लिखा हुआ था, पहले लेटर आता था, लेटर आया, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है। तो लेटर आया और उसको जब मैंने पढ़ा तो सबको घर में खुशी हुई, अच्छा लगा कि हमारा बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है। तो फिर चल दिए वहाँ से बहुत सारी उम्मीदें लेके। जब वहाँ इलाहाबाद पहुँचे, स्टेशन पे एमसीओ लिखा हुआ था, वहीं पर रुकना होता है, तो एमसीओ के सामने ही ठीक बैठ गए। नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि भाई पहला इंटरव्यू था, अलग ही अपना एहसास होता है, अलग ही अपना अनुभव होता है। और फिर थोड़ी देर में कुछ कैंडिडेट वहां पर टहलते हुए दिखने लगे। ये जाति प्रजाति के लोग अलग दिख जाते हैं, मतलब आधे फौजी जो होते हैं ना, वो अलग दिख जाते हैं। तो 1-2 से बात हुई, वहां पर इस तरीके से रात कट गई। सुबह हुआ जब लगभग 5:30-6 बजे होंगे, तो वहां से बस आई और हम लोगों को लेके वहां पे गए। बस में बैठे तो भाई ऐसा लगता है कि हम अब फौजी हैं, पूरी तरीके से फौजी हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम पहुंचे इलाहाबाद सेंटर में। सबको लाइन में खड़ा किया गया और सबके एडमिट कार्ड चेक किए गए, आधार कार्ड से मैच करवाए गए। और उसके बाद फिर चेस्ट नंबर अलॉट किए गए सबको। चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद अपने अपने जो भी लाइन बनी होती है उसमें जाके जो भी चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद बुलाया गया पहले टेस्ट के लिए। वो टेस्ट होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। कौन सा? स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है? रीजनिंग का टेस्ट होता है। ये 2 इसमें आपके पेपर होंगे। कम टाइम इसलिए इसमें दिया जाता है कि आपका देख सके कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं।
तो इसमें एक वर्बल रीजनिंग का होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का होता है। बेसिक रीजनिंग होती है, अगर थोड़ा बहुत किसी को अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो सीधी सी बात है कोई रिटन एग्जाम क्लियर करके जा रहा है तो ये अच्छा कर लेगा उसको, तो ये आपका आराम से हो जाता है। और इसमें एक चीज़ है, स्कोर इसमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर है इसमें तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका स्क्रीनिंग निकलेगा, आप स्क्रीनिंग को क्लियर करेंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मेन भूमिका होती है आपके स्क्रीनिंग के लिए, दैट इज PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसकी जो है वो मेन भूमिका होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, परसेप्शन की बात करते हैं। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, वो हैजी होती है, पिक्चर ब्लर होती है, वो इसलिए क्लियर नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ एकदम स्पष्ट दिखा दी जाए तो फिर आप पिक्चर को देखेंगे ना, और पिक्चर के हिसाब से सोचेंगे। समझ रहे हो? देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको सीधा सीधा जितेंद्र की फोटो दिखा दी तो आप अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप जितेंद्र के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये सीधी सी बात है। लेकिन आपको एक हैजी पिक्चर दिखाएगी जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ये पर्सन कौन है, लेकिन फिर आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे इस तरीके का पर्सन हमारे पड़ोस में एक कोई रहता है, या हमारे रिश्तेदारी में, दोस्त में कोई तो है। तो वो आपका अपना पर्सपेक्टिव निकल के आएगा, आपका अपना परसेप्शन निकल के आएगा कि ये पर्सन है। इसी तरीके से आपको वहां पर एक हैजी पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसमें से एक कहानी बना के आपको 4 मिनट मिलते हैं, उसमें लिख के दिखानी होती है। अब वो कहानी आपकी कैसी भी हो सकती है। तो कुछ कोचिंग वाले या कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं आपको ये सब, ये आप खुद सोच के देखो, ये आपके अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और उसको अगर कोई प्रैक्टिस करवा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी पुरानी जिंदगी के साथ, आपके पास्ट के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, और आप खुद मैनिपुलेट करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए कोचिंग लेने का कोई तो औचित्य नहीं बनता है। ये एक अलग चीज है, एक अलग प्रोसेस है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की कोचिंग नहीं होती है। कोचिंग अगर आपको लेनी ही है तो आप केवल GTO की कोचिंग ले सकते हैं। जो GTO होता है उसकी कोचिंग ली जा सकती है। पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत कहीं से समझ सकते, हालांकि मैं तो बोलूंगा उसके लिए भी नहीं, केवल GTO ऐसा होता है जिसके लिए आप कहीं पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो पिक्चर दिखाई गई, आपने स्टोरी लिखी, और फिर वहां से आपको एक सेमी सर्कुलर एरिया में बिठाया जाता है। लगभग 12 से 15 कैंडिडेट जो होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं। 4 ऑफिसर बैठे होंगे वहां पे, एक आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, दूसरा GTO होता है, और एक को पर्सनल इंटरव्यू लेने वाला कोई होता है, और एक कोई क्लर्क वगैरह जो नोट डाउन करता है चीज़ों को। हमारे में ऐसा ही था, पहली बार जब मैं गया था उसका बता रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो अपना एक एक करके स्टोरी अपनी नरेट करनी होती है, नरेशन होता है, एक एक करके स्टोरी सबको सुनानी होती है। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप चाहे कि मैं हिंदी में कहानी सुना दूं, हाँ आप सुना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके चांसेस कम हो जाएंगे। आपको पता है कि हमारी जो फौज है, जो ऑफिसर्स हैं, या मतलब लेफ्टिनेंट से या उससे ऊपर जितने भी होते हैं, वहाँ पर इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप हिंदी में सुनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होती है भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका सिलेक्शन मैंने देखा हिंदी से होते हुए, वो रेयर केसेस होते हैं, बट रियलिटी यही है, इंग्लिश इज मस्ट फॉर SSB। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वहाँ पे नरेशन होता है, नरेशन के बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है। डिस्कशन 2 तरीके का हो सकता है, एक तो फिश मार्केट बन जाएगा, कोई किसी को नहीं सुनता है, सब अपनी अपनी कहने को लगे। भाई सबको सिलेक्शन चाहिए ना, ये प्रॉब्लम है, सबको सिलेक्शन चाहिए, तो इस तरीके से होने लगता है, तो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं और वो बोल देते हैं कि बाहर जाइए आप। लेकिन हमारे में तो कंक्लूजन पे पहुंचे थे, सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मतलब फिश मार्केट यहाँ पर भी बना था लगभग, और मैंने भी बीच में बोला कुछ। अब मैंने क्या बोला मुझे खुद याद नहीं है, बस बोला है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन जो सामने ऑफिसर बैठा होता है वो सबकी सुनता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाद में ये डिस्कशन हो गया, कंक्लूजन एक हमारा चेस्ट नंबर तो याद नहीं है, तो कोई एक कैंडिडेट था, उसको फिर बोला गया कि ये हमारी तरफ से
कॉमन स्टोरी जो भी होती है, कंसेंसस पे पहुंचते हैं जब हम, तो ये कंसेंसस के बाद ये वाली कॉमन स्टोरी सुनाएगा। तो फिर उसने एक स्टोरी सुनाई, फिर हम सब बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद एक जेसीओ आया और बोला कि आपके रिजल्ट्स रेडी हैं। तो उसने रिजल्ट सुनाए। तो वो चेस्ट नंबर बोलना शुरू किया उन्होंने, चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 11, इस तरीके से करके बोलना शुरू किया। जिनके चेस्ट नंबर बोले गए उनका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो गया, और जिनके नहीं बोले गए उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस आगे का शुरू हुआ। तो पहला जो उसके बाद बोला कि आप अपने लाइन में जा सकते हैं और आपको इतने बजे आना है। मतलब लगभग आधे घंटे का टाइम मिला होगा। आधे घंटे में नाश्ता वगैरह जो कुछ भी होता है, मतलब जो भी खाना पीना होता है वो सब कर सकते हैं, और उसके बाद आना था। आने के बाद फिर हमें एक दूसरी जगह लेके गए अंदर की तरफ, और वहाँ पर हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। टेस्ट में 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, पता होगा आपको। तो पहले हुआ टेट। टेट मतलब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और टेट में क्या होता है कि जिस तरीके से आपको पिक्चर परसेप्शन वाला जो स्क्रीनिंग में हुआ था वैसे ही होता है। इसमें भी आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और फिर आपको उस पर स्टोरी लिखनी होती है। और स्टोरी का मैंने भी आपको बताया, आपकी पुरानी जिंदगी के हिसाब से ही आप लिखेंगे, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसा आपका माहौल रहा है। तो आपको 11 स्टोरीज लिखनी होती हैं। 12th स्टोरी में क्या होता है कि आपको एक ब्लैंक दिया जाता है। ब्लैंक के हिसाब से आपको जो आ रहा होता है वो लिखना होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें वो करना होता है, सब में जो लिखा है उसकी एक कॉमन स्टोरी लिखनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो समझ में आता है, आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट हुआ है जिससे आप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं और आपको लगता है कि आपने उसमें अच्छा किया है, वो लिखना होता है। समझ रहे हैं आप? वो लिखना होता है आपको, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है, अच्छा ही दिखाना चाहता है ना। अपने आप को तो आप खराब नहीं दिखा सकते। तो जो भी एक ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ है कि जिसको आप सच में प्रूव कर सकते हैं कि ये मैंने किया है, वो लिखना होता है। और रियलिटी हमेशा, सच और झूठ जो होता है दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सच अलग दिख जाता है, झूठ अलग छिप जाता है ना। तो वो चीज़ है। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। उसके बाद होता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको एक वर्ड आएगा, जहाँ तक मुझे याद है कि 15 सेकंड समथिंग उसके लिए आता है ये। तो 15 सेकंड के लिए वर्ड आएगा एक, वो आपको उस पर एक सेंटेंस बनाना होगा। आपको वर्ड पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखना है। हाँ, इसमें भी वही चीज़ है। आप सेंटेंस कैसा लिखेंगे? जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो अभी तक आपने सुना होगा, वही सेंटेंस लिखेंगे ना। तो इसके लिए न्यूज़पेपर जो होता है दैट इज मस्ट। आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन से आपने सोच लिया कि मुझे एसएसबी की तैयारी करनी है, इट मीन्स व्हाट, कि आप एनडीए, सीडीएस, एपकेट, किसी की भी तैयारी, टीईएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने सोचा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। आप वो द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। मैं तो बोलूँगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, क्योंकि वो थोड़ा क्या होता है, बैलेंस्ड उसमें ओपिनियंस होते हैं। द हिंदू क्या है, थोड़ा लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है ना। बट इंडियन एक्सप्रेस क्या होता है, बीच में रहता है। तो उसको पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दो। अब आप बोलेंगे इसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है, इसमें टाइम बहुत लगता है, इतने में तो हम अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप रिटर्न निकाल लोगे, क्या कर लोगे वहाँ पे? क्या झंडे उखाड़ लोगे वहाँ पे जाके? समझ रहे हो? आपको आगे जाके बहुत सारे टेस्ट ऐसे आएंगे, अभी मैं बताऊंगा, तो उनमें ज़रूरत पड़ेगी, फिर वहाँ पर आप रह जाएंगे। तो न्यूज़पेपर मस्ट है, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो वेट भी क्लियर होगा, उससे वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे। आप उस टर्म पे वो चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो आप लिख पाएंगे। इसके बाद होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती है और उसको आपको लिखना होता है ना। टोटल 60 एसआरटीज आती हैं, और जो ये वेट होता है शायद ये भी 60 ही आते हैं। तो इस तरीके से आपके एसआरटीज आपको लिखने होते हैं। और लास्ट में होता है एसडी। एसडी मतलब सेल्फ
डिस्क्रिप्शन, अपने बारे में, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर्स, ब्रदर्स वगैरह जो क्या सोचते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके बारे में। भाई आपके बारे में कोई क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, जो आप होंगे। आप जो नहीं हैं वो तो कोई नहीं कर सकता ना। आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपके बारे में अच्छे ही सोचेंगे। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, तो आपके बारे में कोई क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि ये फ्यूचर में जाके एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छे पद पे पहुंचेगा, अच्छा काम करेगा, परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेगा। यही तो आपके बारे में पर्सपेक्टिव है ना। तो आप जैसे होंगे लोग वैसा सोचेंगे आपके बारे में। तो ये चीज क्या होती है कि आपको अपनी तरफ से लिखनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पर जाके गूगल करेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है या क्या लिखा हो। हाँ, ये देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, बट ये नहीं देखना होता है क्या लिखा जाता है। आपका अपना डिस्क्रिप्शन है। आपके पेरेंट्स अगर आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो दैट शुड बी ओरिजिनल, क्योंकि आप पहले टेट में, वेट में, एसआरटी में लिख के आ चुके हैं और वो जानता है साइकोलॉजिस्ट कि आप कैसे हैं। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन इसीलिए रखा गया है कि आप खुद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हमारे धर्मों में भी यही बात होती है। पहली शुरुआत होती है खुद को जानने से, तब सबको दुनिया को जानना होता है। यही यहां पर है। तो पहले आपने ये बता दिया सबकॉन्शियस ब्रेन से कि आप क्या हैं, और अब आप खुद लिख रहे हैं कि आप क्या हैं, और इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है आपको, और पहले से आप तैयार करके भी आ सकते हैं। तो बी ओरिजिनल, जो आप हैं वही लिखें। तो क्या होता है, जब आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन अदर 3 टेस्ट से मैच खाता है तो साइकोलॉजिस्ट समझ जाता है ये पर्सन ओरिजिनल है। थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको भी इग्नोर कर देगा। होता है भाई, थोड़ी बहुत कमियां जो होती हैं उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि उनको परफेक्ट पर्सन नहीं चाहिए। मैं भाई, जब मैं दे रहा था ना ये सब चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह, मुझे नहीं पता था ये सब, मैंने ये गलतियां की हैं। अब जाके एहसास हुआ है इन चीज़ों का। जब मैं सोचता हूँ उनके बारे में बैठ के, मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे चीज़ें पता चलती हैं, तब पता नहीं था ये सब। तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल अपना खुद का तैयार करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, सीधा बुला लिया कि आपको जाना है, इस रूम नंबर में जाना है और वहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होना है। भाई पर्सनल इंटरव्यू के लिए मुझे लगभग 2.5-3 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मेरा बाद में था, मेरे से पहले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे। और एक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू चलता है लगभग, मेरा जो चला था, मेरा तो 20 से 22 मिनट समथिंग इतना चला था। तो वहाँ पर जाते हैं, कोई अच्छी रैंक का ही ऑफिसर बैठा होता है। मेरे टाइम पे शायद वो कर्नल थे। तो उनके रूम में गए, फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा। सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हेसिटेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पूछते हैं उतना ही आंसर बिल्कुल सही तरीके से आपको देना होता है। यहाँ पर भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन सामने से आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। यहाँ पर यूपीएससी या अदर इंटरव्यू की तरह नहीं होता है कि आपसे पूछे कि आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे या इंग्लिश में देंगे। यहाँ पर होता है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है फॉर्म में। हाँ, ये अलग बात है कि वो सामने वाले जो बैठे हुए हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। और मान लो नहीं पूछा, फिर क्या होगा? फिर तो वो पहला जो क्वेश्चन आएगा और एक वो लंबा सा क्वेश्चन पहले मान लो आ गया कि वो क्वेश्चन ही चलता है लगभग 1 मिनट तक, फिर आपसे पूछ लिया तो आपका क्या होगा? दिक्कत होगी ना, कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा आपका? तो इंग्लिश मस्ट है, वर्क करो। इसीलिए बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और अकेले बैठ के आप खुद से बात कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स हों वगैरह हों तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू मुझसे जो पहला सवाल पूछा गया, मेरी फैमिली के बारे में पूछा गया, मेरे बारे में पूछा गया, गाँव के बारे में पूछा गया।
और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनमें मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं या उनको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। भाई मुझे क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने कहा सर मुझे कोई कमी नहीं लगती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए और फाइनली उन्होंने बोला अब आप जा सकते हैं। तो मैं बाहर आया और थोड़ी देर टाइम मिला, लगभग 1 घंटे के आसपास। उसके बाद हमारा अगले दिन मतलब 1 घंटे के आसपास का टाइम मिला और उसके बाद फिर अगले दिन एक टेस्ट हुआ था उस दिन, पहले दिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा था कि जीडी हुआ था, हमारा ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना वो हुआ था। तो उसमें आपको पता है जीटीओ में डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल में लेक्चरेट, तो लेक्चरेट हुआ था जो पहला टेस्ट हुआ था। लेक्चरेट में क्या होता है कि 4 टॉपिक दिए जाते हैं, कहीं कहीं 3 ही टॉपिक दिए जाते हैं, तो 3 या 4 आपको टॉपिक दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक पर आपको 3 मिनट बोलना होगा। भाई वो जिंदगी के सबसे बड़े 3 मिनट लगते हैं किसी को भी हो, वो ऐसे लगते हैं कि 3 मिनट नहीं वो 3 महीने हैं। तो पहले तो आपको जाना होता है लगभग 3 मिनट, जब दूसरा कैंडिडेट बोल रहा होता है आपसे पहले वाला, तो आपको 3 मिनट जाके प्रिपेयर करना होता है टॉपिक के बारे में। अगेन आपका नॉलेज और आपका न्यूज़पेपर, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ के जाओ, पहले से अच्छे से पढ़ के जाओ। विमेन एम्पावरमेंट पढ़ के जाओ, जितने भी ऐसे के टॉपिक्स हो सकते हैं ना उनके बारे में नोट्स बनाओ, पढ़ के जाओ। और ऐसे नहीं स्ट्रक्चर में, अगर मान लो पूछ लिया जाए, आपको टॉपिक दे दिया जाए विमेन एम्पावरमेंट, तो आप उस पर 3 मिनट नहीं 30 मिनट बोल सकें, इतनी तैयारी करके जाओ। और फिर वहां पर आपको कंसाइज करके 3 मिनट बोलना है। फिर आता है कमांड टास्क। तो यू आर द कमांडर, यू चूज सबऑर्डिनेट्स एंड लीड देम थ्रू एन ऑब्स्टेकल। एक आपको ऑब्स्टेकल दी जाएगी और उसमें आपके साथ में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, आप लीडर होते हैं, आपको उनको बिना जमीन को टच किए उस तरफ ले जाना होता है। तो इसके लिए तो ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब आप इनको प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ पाएंगे। मैं कितना भी बता दूं, कोई कितना भी वीडियो में बता दे, कुछ नहीं होता इससे। आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। तो कमांड टास्क है, फाइनल ग्रुप टास्क है, और बाद में फिर ये सब आपके टेस्ट हो जाते हैं, इंडिविजुअल रेस हो जाती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो जाती है, और बाद में आता है कॉन्फ्रेंस। ये लास्ट डे होता है जब उनको डिसाइड करना होता है कौन रिकमेंड होगा, कौन रिकमेंड नहीं होगा। भाई हम सब बहुत एक्साइटेड, भाई हर किसी को ये लग रहा होता है कि मेरा होना चाहिए। और क्यों नहीं लगना चाहिए भाई, सब अच्छे तरीके से ही देते हैं, मेहनत करके देते हैं। फिर भाई कॉन्फ्रेंस के हॉल में एक एक करके बुलाया गया, भाई मेरा भी नंबर आया, मैं वहाँ गया, बैठा, इस तरफ देखा 3-4 ऑफिसर, मेरे राइट में भी 3-4 ऑफिसर, सामने वही ऑफिसर बैठे हुए थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने ही सवाल किए, 2-4 सवाल किए, उसके बाद बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा। फिर एक हॉल में लेके गए, हम लोगों को सभी को बिठाया, बहुत जोरों शोरों से तैयारी थी कि अब भाई रिजल्ट आने वाला है, ये सब है। हार्ट बीट एकदम सबकी तेज, ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ पर एक भी कैंडिडेट नहीं बैठा है, बिल्कुल शांति। तब एक ऑफिसर आए, उन्होंने पेज निकाला वो फाइल में से और बोले कि इसमें से कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और कुछ को निराशा का वो देखना पड़े। वो माहौल बनाते हैं ना वो, कि कोई गलत काम न कर ले या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ज़िंदगी की ये आखिरी, पहली और आखिरी, ऐसा कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से 15 मिनट तक लगभग लेक्चर हुआ और वो मुझे लगता है ज़रूरी भी है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। चेस्ट नंबर 16
तो भाई चेस्ट नंबर 16 वाले जो थे वो खड़े हुए। आप देख सकते हैं, मैंने शायद इसमें थंबनेल में लगा रखा है। तो चेस्ट नंबर 16 खड़े हुए और वो रिकमेंड हो गए। अब भाई सब अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई, अब भाई हमारा भी नंबर आएगा, हमारा भी आ सकता है। लेकिन चेस्ट नंबर 16 पहला और आखिरी था। मतलब एक ही रिकमेंडेशन हुआ, ओनली वन सिलेक्शन फ्रॉम आवर बैच। हमारे बैच में लगभग 40 लोग थे। तो एक रिकमेंडेशन हुआ, उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए वहां से, घर पहुंचे। अगला फिर एसएसबी। इस तरीके से करके जितने भी एसएसबी हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। तो कहने का मतलब यही है, कंक्लूजन यही है कि आप एसएसबी देने जाएं, लेकिन आंख बंद करके मत जाएं। भगवान भरोसे मत जाएं। ऐसे मत जाएं कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। रियलिटी यही है, ऐसे नहीं होता। किसी का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। हाँ, जिसके अंदर पहले से ही वो क्वालिटीज हैं उसका हो जाता है, और उसको खुद पता नहीं होता है कि उसका क्यों हो गया। क्योंकि इंसान को सबके बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन अपने बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो आप अपने बारे में नहीं जानते, मैं अपने बारे में नहीं जानता। तो अपने बारे में जानो और तब जाके एसएसबी दो। और इसके अलावा अपनी जो कमियां हैं, जैसे इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है उसको इम्प्रूव करो, फ्लुएंट बनाओ। दूसरा, मैंने बताया कि न्यूज़ पेपर पढ़ना मस्ट है। तीसरा, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, खुद को फिट रखिए। तो जिससे क्या है कि जो इंडिविजुअल टास्क होती है, जीटीओ के जो टेस्ट होते हैं, वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। और जाने से पहले अगर हो सके तो जीटीओ करके जाए। कहीं पर भी कोचिंग वगैरह देख लें, उनसे बोल देना सर हमें केवल जीटीओ करना है, उसका जो भी चार्ज होगा वो आप पे कर देना, 2000, 4000, 6000, 8000 जो भी होगा, और वो करके जाए। क्योंकि ये जब आपने अपना इतना समय जो सबसे कीमती होता है वो लगा दिया, तो फिर 2, 4, 6000 पे क्यों दिमाग लगाएंगे। तो वो करके जाए। उससे क्या होता है कि वहां पर आपको ऐसा नहीं लगेगा पहली बार कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी मर्जी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।